नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज को वापस लेकर के आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो है आपको पढ़ाया था पूरा व्यय के बारे में, प्राप्ति के बारे में कि बजट में कौन कौन सी प्राप्ति होती है, कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, उसमें सारी बातों को बताया था। तो मैं अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंटिन्यू किया हूँ। आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इधर देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स में करंट और इकोनॉमिक्स का रोल बढ़ रहा है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी की तरह से इसको बनाए रखिएगा, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैंने आपको पूरा बताया था कि बजट में कौन कौन से रेवेन्यू होते हैं, कौन कौन से रिसिप्ट्स होते हैं, क्या होते हैं। अब हम बजट के दूसरे वाले पोर्शन पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। क्योंकि बजट में एक्सपेंडिचर होता है, व्यय होता है, तो सवाल ये उठता है कि बजट में इन व्यय को हम कितने प्रकार में बांटते हैं। तो बजट में जो व्यय होते हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम पिछले क्लास में हमने पूरी प्राप्तियों को पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। इस बार हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इन बजट क्या होता है, कि बजट में कौन कौन से व्यय होते हैं। तो देखिए, ये सारे इकोनॉमिकल टर्म हैं, बिना इनको आप समझे इकोनॉमिक्स के को आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो आपके इकोनॉमिक्स में घाटे होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होती हैं, इन सब शब्दों को जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि राजस्व व्यय क्या होता है। ठीक है, राजस्व व्यय क्या होता है। देखिए, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है, लेकिन राजस्व व्यय क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार का सरकार का खर्च होता है। इसका संबंध अल्पकाल से होता है, अल्पकाल से होता है, और ये किसी प्रकार के संपत्ति का निर्माण नहीं करता। बताते हैं, संपत्ति का निर्माण नहीं करता, निर्माण नहीं करता। मतलब इंग्लिश में सुनिएगा, revenue expenditure is that kind of expenditure which do not create any type of assets। ये सरकार के रोजमर्रा के खर्च होते हैं, इनसे किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं बनती। तो इसकी एक ही पहचान है कि ये किसी प्रकार का ना तो एसेट्स क्रिएट करेगा, ना ही संपत्ति, मतलब संपत्ति का निर्माण नहीं करती। सरकार के सामान्य खर्च हैं जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, कि जो सरकार को हर महीने देना पड़ता है किसी न किसी रूप में। अब सवाल यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। सैलरी, जो सरकार आपको सैलरी देगी, कल को आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी हुआ। जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट किस पे देती है, लोन पे देती है। जो लोन लिया है उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट। कानून व्यवस्था पे, यानी लॉ एंड ऑर्डर पे जो गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रांट, जैसे आपने पढ़ा था कि जब सरकार को ग्रांट मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बन जाता है। लेकिन सरकार ग्रांट देती भी है, तमाम तरह के अनुदान आप देखोगे, कहीं स्कॉलरशिप दे रही है, कहीं वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तमाम तरह की ग्रांट्स जो गवर्नमेंट दान में देती है। समझिए, अनुदान का मतलब जो दान दे रही है। अगर गवर्नमेंट को अनुदान मिलता है तो वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, यानी राजस्व प्राप्ति है। अगर गवर्नमेंट अनुदान दे रही है तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। गवर्नमेंट भी तमाम प्रकार के ग्रांट देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम है जिसमें वो केवल बांटती है। ठीक है, या समाज सेवा के नाम पे, सोशल सर्विस के नाम पे जो गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। जैसे आपने देखा है कि सोशल सर्विस की बात की जाए तो आप जैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट के वो खर्च हैं जिनसे किसी भी प्रकार का एसेट्स, मतलब डोंट क्रिएट एसेट्स, मतलब ये सारे वह ऐसे हैं जो डोंट क्रिएट एसेट्स, ये किसी प्रकार का एसेट्स क्रिएट नहीं करते। इसको आप भूलिएगा नहीं। तो राजस्व व्यय की वही पहचान होती है कि ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं और ये किसी प्रकार का एसेट्स क्रिएट नहीं करते। इस बार जो 2024-25 का बजट था, आप देखेंगे उसमें टोटल एक्सपेंडिचर का 76.95% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ध्यान रखेंगे, जो 2024-25 का बजट था, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर का 76.95% जो लिखा ऊपर में, आपको यही ध्यान रखना है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, यानी सरकार का ये सब व्यय होता है। ठीक है, तो आपने राजस्व व्यय समझा, तो आज के बाद भूलिएगा मत, राजस्व व्यय वो व्यय होता है जो किसी प्रकार के संपत्ति का निर्माण नहीं करता। मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यही जानना है कि राजस्व व्यय में क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने के पहले पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने बताया था कि कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है सब बताया था, और साथ में समय निकाल करके टैक्सेशन के पूरे चैप्टर को देख लीजिए। ठीक है, ये जो आपको इकोनॉमिक्स में मिल रहा है, अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो आपका बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पूंजीगत व्यय जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उल्टा होता है। ये ऐसा व्यय होता है जो संपत्ति का निर्माण करता है। इट इज अ काइंड ऑफ एसेट्स विच क्रिएट इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स। संपत्ति निर्माण करता है, मतलब इट क्रिएट एसेट, क्रिएट्स एसेट्स। पास ट्रॉफीस लग गई गलती से। इट क्रिएट्स एसेट्स। ठीक है, ये एसेट्स बनाता है। हर वो खर्च जो एसेट्स बनाता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। ये सारे खर्च बड़े दीर्घकाल के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। जरा याद करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार का कोई संपत्ति नहीं बनता, ये सरकार का सामान्य खर्च होता है। और ये ऐसा खर्च होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट्स नहीं बनता, और ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिनमें संपत्ति का निर्माण होता है और ये लॉन्ग टर्म से संबंधित है। ठीक है, अब कहोगे कौन कौन से? अब सोचिए संपत्ति कैसे बनेगी। जैसे गवर्नमेंट कहीं लोन दे रही है तो लोन पर भी गवर्नमेंट का एसेट्स बनता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि लोन पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर बोल दिया। अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट लोन देती है वो हम दिखाते हैं पूंजीगत व्यय में, क्योंकि लोन देने के बाद गवर्नमेंट को एसेट्स मिल रहा है कैपिटल के रूप, इंटरेस्ट के रूप में। उधार चुकाना, गवर्नमेंट कोई अपना पुराना उधार चुका रही है, कहीं मान ली वर्ल्ड बैंक IMF से लिया हो, तो जो उधार चुका रही है वो भी जाएगा कैपिटल पूंजीगत व्यय में। हाँ, ध्यान रखिए। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो गवर्नमेंट को लोन मिलता है वो कौन सी रिसिप्ट्स है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो गवर्नमेंट को लोन मिलता है वो किस प्रकार का रिसिप्ट्स है, यानी गवर्नमेंट को मिलने वाला उधार वो कौन सी प्राप्ति में आता है, पूंजीगत या राजस्व? मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके जवाब का। द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट आर विच काइंड ऑफ रिसिप्ट्स, आइदर कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो आप ये देख रहे हैं लोन, यहां लोन देने की बात हो रही, तो लोन देना पूंजीगत व्यय है, लोन चुकाना भी पूंजीगत व्यय में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार तमाम तरह के, अब कहोगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड, रेलवे, इन सब पर जो भी खर्च होता है उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यानी सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, जो हमारे देश के लिए आधार हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सबको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब संरचनात्मक निवेश, रोड, रेल, सड़क, नहर, इन सब को बनवाने में जो भी खर्च हो रहा है वो आपका हमारा पूंजीगत व्यय है। उद्योग लगाना, गवर्नमेंट जो भी उद्योग लगा रही है वो पूंजीगत व्यय है। अब सोचिए सरकार मकान बनवा रही है, तो मकान बनवा रही है तो कैपिटल एसेट्स है वो। हाँ, लेकिन अगर कोई सरकार मकान बना के दान में दे रही है तो वो फिर वो सामाजिक कार्यक्रम हो गया। वो अगर मकान बना के दान में दे रही है तो वो फिर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट जो दे रही है वो तो अनुदान है एक प्रकार का, वो चाहे एसेट्स के रूप में दे चाहे वो पैसे के रूप में दे, वो तो आपके राजस्व में आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा, जैसे मान ली गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बना रही है जिसको वो कॉमर्शियल पर्पज से बना रही है, भविष्य में इसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगी, तो वो फिर एसेट्स है एक तरह का, वो आपके पूंजीगत व्यय में आएगा। तो आपने देख रहे हैं ऋण देना, उधार चुकाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है पूंजीगत व्यय में आता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये किसी ना किसी प्रकार के संपत्ति को बनाएगा। जैसे यूं समझिए, अगर आप
अपने घर में किसी एम्प्लॉय को रखे हैं, किसी मालिक किसी सर्वेंट को आपने रखा है, उस सर्वेंट को जो आप सैलरी दे रहे हो वो आपका राजस्व व्यय है। लेकिन आप अपने पैसे से घर बनवा रहे हो, तो घर बनवाना भी व्यय है, मगर वो पूंजीगत व्यय है, क्योंकि वो एक प्रकार के संपत्ति का निर्माण कर रहा है। तो आपने इस तरह से समझ लिया कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो कृपया करके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा पूंजीगत व्यय है, कौन सा राजस्व व्यय है। हाँ, तो इस बार का जो बजट था, यानी जो सरकार हमारी सड़क बना रही है, पुल बना रही है, ये सब हमारे पूंजीगत व्यय में आता है, क्योंकि इससे किसी न किसी प्रकार के एसेट्स का, संपत्ति का निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए इस बार जो टोटल खर्च हुआ बजट में, कौन से, मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा 2024-25 के बजट की ही बात कर रहा हूं। तो इस बजट में आपने देखा है कि इसमें कुल खर्च का 23% है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का 23% आपका पूंजीगत व्यय है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर का 23% आपका पूंजीगत व्यय है। अब जरा देखिए बजट में राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय ज्यादा दिख रहा है आपको, 76.95% है कुल खर्च का, और आपको दिख रहा है पूंजीगत व्यय कितना है, 23%। तो मतलब 2024 के बजट में राजस्व व्यय भी ज्यादा है, और पिछले क्लास याद की राजस्व प्राप्ति भी ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट राजस्व व्यय भी अधिक कर रही है, राजस्व प्राप्ति भी अधिक कर रही है। पूंजीगत प्राप्ति कम है और पूंजीगत व्यय भी कम है, 23%। ठीक है, तो इस तरह से अभी अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा जो गवर्नमेंट की सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला परियोजना के तहत अभी हाल ही में सरकार ने 14वां बांध बनाया है। 14वां बड़ा बांध कौन सा है आप बताएंगे? जो बांध बनाने पे गवर्नमेंट खर्च की है, सॉरी बंदरगाह बनाने पे, अभी 14वां जो है बहुत बड़ा अभी हाल ही में पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, उस पोर्ट का नाम बताएंगे और बताइएगा जो सरकार पोर्ट बना रही है वो कौन से खर्च में आएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा आंसर का। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको आगे जितना पढ़ते जाएंगे आपको आगे इसकी वैल्यू समझ में आएगी। अगर कंटिन्यूटी के साथ, स्थिरता के साथ आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार को सबसे ज्यादा प्राप्ति उधार, जबकि सबसे ज्यादा खर्च टैक्स और शुल्क में राज्यों का है। देखो अब कहा जाए कि सरकार को जो सबसे अधिक प्राप्ति होती है वो प्राप्ति कहां से होती है, ये आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति यानी रिसिप्ट्स, सबसे अधिक गवर्नमेंट को प्राप्ति उधार से होती है। किससे होती है? सबसे अधिक प्राप्ति गवर्नमेंट को उधार से हो रही है। इसको जरा ध्यान नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अधिक प्राप्ति गवर्नमेंट को उधार से हो रही है। तो अगर कहा जाए रिसिप्ट्स के बारे में, तो जो भी बजट में प्राप्ति है, रिसिप्ट्स है, उसमें सबसे अधिक प्राप्ति कहां से हो रही है? उधार से हो रही है। और सबसे ज्यादा खर्च गवर्नमेंट का कहां हो रहा है? टैक्स और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा देने में। जरा ध्यान देना, ये 2024-25 के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सरकार का सबसे अधिक खर्च कहां हो रहा है? तो देखिए गवर्नमेंट का जो सबसे अधिक खर्च हो रहा है ना, गवर्नमेंट का सबसे अधिक खर्च होता है कहां? टैक्स और शुल्क में राज्यों को हिस्सा देने में। मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटी वसूलती है, चाहे सेंट्रल से वसूले चाहे स्टेट से वसूले, उस टैक्स और ड्यूटी में से बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है कि भैया अपना काम चलाओ, क्योंकि राज्यों के पास पैसा कम है। तो अगर कहा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे अधिक खर्च क्या है, तो टैक्स और शुल्क में राज्य को जो हिस्सा दिया जाता है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद नंबर 2 पे जो गवर्नमेंट का खर्च आता है वो है ब्याज भुगतान, क्योंकि गवर्नमेंट उधार बहुत ले रही है, क्योंकि जब उधार ले रही है प्राप्ति के रूप में उधार ज्यादा है, इसीलिए ब्याज भी अधिक देगी। तो नंबर 1 पे गवर्नमेंट को प्राप्ति कहां से होती है? उधार से। और सबसे अधिक खर्च क्या होता है? टैक्स और शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है उसमें सबसे अधिक गवर्नमेंट का खर्च है। हाँ, नंबर 2 पे जो खर्च आता है वो है ब्याज भुगतान। ठीक है, तो अब जरा इन 3 बातों को आराम समझेंगे। गवर्नमेंट को सबसे अधिक प्राप्ति कहां से होती है? उधार से। और जानते हो उधार मतलब कौन सी प्राप्ति? पूंजीगत प्राप्ति। फिर आप देखोगे गवर्नमेंट को सबसे अधिक खर्च कहां पे जाता है? टैक्स और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा दिया जाता है वो नंबर सबसे अधिक खर्च वही है, यानी बजट में सबसे अधिक खर्च टैक्स और शुल्कों में राज्यों को दिया गया हिस्सा। और नंबर 2 पे जो खर्च है वो कौन सा? नंबर 3 पे जो खर्च है वो है ब्याज। नंबर 2 पे जो सबसे अधिक खर्च है वो ब्याज है। तो ब्याज भुगतान गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करती है। ठीक है,
द गवर्नमेंट गेट्स मैक्सिमम, अब देखो इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स मैक्सिमम रिसिप्ट्स फ्रॉम बारोइंग, यानी बारोइंग से सबसे अधिक पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। वाइल द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर इन द शेयर ऑफ टैक्स इज द शेयर ऑफ टैक्स टू द स्टेट, वही है सबसे बड़ा जो खर्च है गवर्नमेंट का, टैक्स और शुल्क का है, वो हिस्सा है जो राज्यों को दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स या शुल्क वसूलती है उसमें से जो हिस्सा, कुछ हिस्सा है जो राज्यों को देती है, तो खर्च में वो नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे। फिर आता है विश्लेषण। अब हम थोड़ा सा जो 2024-25 का बजट था उसका हम कर लेते हैं मेन टाइप में विश्लेषण। तो देखिए 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्ति कितनी थी? कुल प्राप्ति का 64.9%, यानी कि जो टोटल रिसिप्ट था उसका 64.9% हमें मिला है। कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी राजस्व प्राप्ति से। अब आप जरा मुझे बताएंगे राजस्व प्राप्ति में कौन कौन सी प्राप्तियां थी? मैं कमेंट बॉक्स में सारे आंसर के वेट करूंगा। राजस्व व्यय क्या है? ये कुल व्यय का, यानी जो 2024-25 के बजट में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उस टोटल एक्सपेंडिचर का 76% आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो अभी बताया था। फिर पूंजीगत की बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? कैपिटल रिसिप्ट, टोटल बजट में जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिला है उसमें से 35% जो है पैसा वो कैपिटल रिसिप्ट्स का है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यय में। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? ये कुल एक्सपेंडिचर का 23.5% है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन ज्यादा है कौन कम है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 2024-25 का बजट है, जब आपके सामने नया बजट आएगा तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे अधिक खर्च कहाँ होता है। हालांकि अभी मैंने बताया था सबसे अधिक खर्च होता है करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा, लेकिन उन खर्च को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम में पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको भूलेंगे नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्च कहां होता है? ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, आप भूलेंगे नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये आप देखेंगे सबसे अधिक खर्च कहां होता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, द शेयर ऑफ स्टेट इन टैक्स एंड ड्यूटी। दूसरा है सबसे ज्यादा खर्च कहां होता है गवर्नमेंट का? इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। नंबर 2 पे सबसे अधिक पैसा बजट का इंटरेस्ट पेमेंट जाता है। और तीसरा सबसे अधिक खर्च होता है केंद्रीय योजनाओं पर, जो सरकार की योजनाएं होती हैं। तो कृपया करके आप इन तीनों को लाइन से ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा खर्च यहां होता है, करोड़ शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। फिर नंबर 2 पे जाता है ब्याज अदायगी में खर्च होता है कि गवर्नमेंट लोन बहुत ली है। और नंबर 3 हमारा जो पैसा होता है केंद्रीय योजनाओं पर। ये अवरोही क्रम में है, अवरोही मतलब घटते क्रम में है, इसको भूलिएगा मत, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कृपया करके ये 1 लाइनर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि बजट का सबसे अधिक पैसा खर्च कहाँ होता है, ये अवरोही घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आगे बढ़ते हैं, प्राप्ति की बात करें। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसमें क्या है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है आप देखेंगे, ये इसमें राजस्व प्राप्ति, सबसे ज्यादा प्राप्ति गवर्नमेंट को उधार से होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है इनकम टैक्स से प्राप्ति होती है, फिर जीएसटी से होती है, और चौथे नंबर पे है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर क्या होता है? याद कीजिए, मैंने टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, निगम कर वो होता है जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को मिलता है रिसिप्ट्स वो उधार से मिलता है, फिर इनकम टैक्स से पैसा मिलता है नंबर 2 पे। ये भी किस में है? ये भी घटते क्रम में है, घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ध्यान रखें। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये भी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको भूलिएगा नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसको ध्यान, यानी घटते क्रम में है ये, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि बजट में कौन कौन सी प्राप्ति होती है, कौन प्राप्ति ज़्यादा है, कौन प्राप्ति कम है। तो इस प्रकार अब हम बात करेंगे कि कुल व्यय और कुल प्राप्ति क्या होता है। अंत में मैं लिख देता हूं कंक्लूजन, जो बजट में होता है, बजट में
कुल व्यय क्या होता है? कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्ति में क्या आएगा? तो कुल प्राप्ति बराबर क्या होगा? राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट्स। और इन सब को हमने अलग अलग समझ लिया है, ठीक है। और कुल व्यय क्या होगा? कुल व्यय देखिए बजट में क्या होगा? कुल व्यय होगा राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। और इन सब की इंग्लिश मैंने बता दिया है, प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो ये मैंने सारे बजट के कंक्लूजन को लाके खत्म कर दिया। बजट में क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट मैंने खत्म कर दिए। तो एक तरह से एक पार्ट खत्म हुआ है बजट का। तो आज के बाद मत भूलिएगा कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता, कहाँ जाता, वो सब बता दिए। कौन कहाँ से कम आता, कहाँ से ज़्यादा आता, सब आपने समझ लिया। तो जिस तरह से आप लगातार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू किए रहिए और बिना उबे हुए, क्योंकि मैंने पहले कहा था कंटिन्यूटी के बाद ही कुछ एक अच्छा परिणाम सामने आता है। किसी भी काम को करने के लिए ना जोश की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, बस कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। अगर वो कंटिन्यूटी नहीं है तो आपका जोश भी जीरो हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ा दिए हैं कंटिन्यूस। हाँ, जल्दी ही करंट अफेयर की सीरीज आएगी, लेकिन अभी मैं करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स वाले जितने करंट अफेयर्स हैं उनको शुरू करूंगा जो 24 में हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहा हूँ ताकि जब मैं करंट अफेयर लेके आऊँ तो आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिए और इसे हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद।